नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बायो में एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 20 है। और आप ये जानते हैं दोनों भाषाओं में है, बाइलिंगुअल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप इस नंबर पर, ये जो आपको नंबर दिया है 8858063101, यहाँ पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा। यह अंतःस्रावी प्रणाली भाग 2 का हिस्सा है। तो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में साथियों ये देखा था एंडोक्राइन सिस्टम में ये एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, हमारे शरीर में कैसे काम करता है, और कौन कौन से ग्लैंड्स को हमें पढ़ना है। जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड वगैरह है। इनके बारे में हम लोग को देखना है। देखा जाए तो हम लोग पहले ही एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लैंड होती क्या है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स, इनके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने बढ़िया से देख लिए हैं। मिक्स ग्लैंड में अभी हम पैंक्रियाज को पढ़ेंगे आगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि लार ग्रंथियां हैं, सलेवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, पूरी तरीके से सेरुमिनस ग्लैंड, स्टमक ग्लैंड, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड्स वगैरह हम लोग देख चुके हैं। आज साथियों हम लोग बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। साथियों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे शरीर में कहां पर उपस्थित होता है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है। तो साथियों देखिए, हमने ब्रेन पढ़ा है पिछली क्लासों में। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क को हमने पढ़ रखा है। मस्तिष्क हम लोग का 3 भागों में डिवाइडेड है। अग्र मस्तिष्क, जिसे साथियों फोर ब्रेन कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क जिसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं। इसे हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, इसे हम मिड ब्रेन कहते हैं, और इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन कहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। जब हम अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं तो हमने इसमें देखा था एक भाग सेरिब्रम होता है, दूसरा भाग डायनसेफेलॉन होता है। डायनसेफेलॉन को ही हिंदी और इंग्लिश डायनसेफेलॉन ही कहते हैं, सेरिब्रम को तो मस्तिष्क कह देते हैं। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट देखे थे, अब यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पिंडिकल। मैंने ओरली आपको बता दिया है, मैंने डिस्क्राइब किया है नर्वस सिस्टम में इसको विस्तार से। जब पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं साथियों, तो इसमें सेरिबेलम आ जाता है, सेरिबेलम, और मेडुला ऑब्लंगाटा आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आता है साथियों। इसके बारे में बहुत विस्तार से हम लोग देख चुके हैं, लिहाजा इसमें समय निकालना या इसको पढ़ाना ये समय व्यर्थ ही होगा। इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं, मिड ब्रेन के बारे में, हाइंड ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन के बारे में। डायनसेफेलॉन का ही 2 भाग होते हैं साथियों। एक का नाम होता है थैलेमस और एक का नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, समझ पा रहे। तो एक नाम है थैलेमस और दूसरा नाम है साथियों हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से ही एक ग्लैंड अटैच्ड होती है साथियों, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि साथियों इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि, इसी को हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। कोई दिक्कत? तो हाइपोथैलेमस से ही जो भाग अटैच्ड होता है, जो ग्लैंड अटैच्ड होता है, इसे हम पीयूष ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि साथियों पीयूष ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या किस किस नाम से पुकारते हैं? इट ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये अन्य ग्लैंड को क्या कर रही है? कंट्रोल में रख रही है। जो अदर ग्लैंड्स हैं इनको क्या करती है? कंट्रोल, इनसे रिलीज होने वाले, इससे सिक्रीट होने वाले हार्मोन को कंट्रोल करती है। अभी हम लोग देखेंगे इससे 9 हार्मोन सिक्रीट होंगे, जो कि अलग अलग ग्लैंड को भी कंट्रोल करेंगे, बाकी अन्य भी फंक्शन करते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये जैसे टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
यानी कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे निकलने वाले T3 T4 हार्मोन को पीयूष ग्रंथि कंट्रोल करती है। ACTH, MSH, तो ये ऐसे बहुत सारे ग्लैंड या बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और मैंने जब आपको हाइपोथैलेमस बताया था तो मैंने साथियों बताया था ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। ये मस्तिष्क का तो पार्ट है ही है, तथा ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल में रखती है, इसीलिए ये मास्टर को भी कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को। तो यहां तक ये आपने समझ लिया ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहां पर स्थित है। अब क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकते हैं, जैसे ब्रेन के किस हिस्से से अटैच्ड है। ऑप्शन में दे दिए अग्र मध्य और पश्च, तो आपको बताना है अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन में दे दिए सेरिब्रम, डायंसेफेलॉन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, तो आपको बताना है डायंसेफेलॉन। ऑप्शन में दे दिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम, तो आपको बताना है हाइपो। कौन सा किस टाइप का ऑप्शन है उस हिसाब से आपको करना है। रट के जाओगे तो काम नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं? समझ के जाइए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड साहब एक मास्टर ग्लैंड है और यह अग्र मस्तिष्क के डायंसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी है। तो इसकी अभी हमने क्या जिक्र किया भैया, स्थिति क्या है, इनकी लोकेशन साहब कहां है। स्थिति यानी कि लोकेशन कहां है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, इसे लोकेशन कहते हैं। लोकेशन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का कहां कहां पर स्थित है, थैलेमस हाइपोथैलेमस क्या है, अग्र मध्य और पश्च मस्तिष्क का हिस्सा क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैंने आपसे जिक्र कर ही दिया है। स्थिति लोकेशन आपको क्लियर हो गया। इससे निकलने वाले साथियों हार्मोन यहां पर आप देख सकते हैं, इसके दो लोब होते हैं साथियों। एक पश्च लोब है, पोस्टीरियर पार्ट है पश्च वाला, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर वाला पार्ट है। और ये एंटीरियर वाला पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट। तो पोस्टीरियर वाले पार्ट से देखिए कौन कौन से निकल रहे हैं। ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, एडीएच निकल रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन निकल रहे हैं। तीन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। वहीं साथियों टीएसएच, ये देखिए ग्रोथ हार्मोन, एमएसएच, एसीटीएच, समझ रहे हैं। और एक निकलता है एफएसएच, सॉरी, हाँ, एफएसएच, ये निकल रहे हैं। तो ये मेजरली एफएसएच नहीं है इसमें, क्योंकि एफएसएच तो उसमें ही आ जाएंगे, प्रोलैक्टिन हार्मोन उसमें एक तरीके से गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन में आ जाएंगे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में आ सकता हूं। बात समझ गए। हाँ, कौन कौन से ये आप देख सकते हैं, एक ये दो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, तो इस तरीके से ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं साथियों। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं, अब इसके काम देख लेते हैं। जैसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है साथियों, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पहला कौन सा है आप देख ही रहे हैं, ऑक्सीटोसिन साहब। आइए इसके काम देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन साथियों इसको कई नामों से पुकारा जाता है, बर्थ हार्मोन। अब बर्थ हार्मोन क्यों कहा जाता है, देखिए को दो काम ये करता है। एक तो जब बच्चे की डिलीवरी होती है, बच्चा गर्भ से बाहर निकल रहा होता है,
तो गर्भाशय की मांसपेशियां साथियों संकुचन शिथिलन करती हैं, और संकुचन शिथिलन में पेन भी होता है फीमेल को। ऐसे में क्या होता है कि संकुचन शिथिलन या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग से, पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से। और क्या करता है, जो पेन होगा, जो दर्द होगा, उसमें राहत रिलीज देगा, रिलीफ देगा एक तरीके से। बात समझ रहे हैं कि नहीं? गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचन शिथिलन में मदद करता है ताकि ज्यादा पेन ना हो। दूसरा साथियों, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उस समय मेमरी ग्लैंड्स जो स्तन ग्रंथियां हैं उसमें तब दुग्ध के स्राव को बढ़ाता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो एक तरीके से इनको बर्थ हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात तो गर्भाशय के संकुचन शिथिलन में है। संकुचन व शिथिलन मतलब यानी कि एक तरीके से यूट्रस जो होगा उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में है। दूसरा साथियों, ये मेमरी जो ग्लैंड्स हैं यानी कि स्तन ग्रंथियों में दुग्ध के स्राव को बढ़ाएगा, दुग्ध स्राव को बढ़ाएगा। यानी कि साथियों जो मेमरी ग्लैंड्स उनके मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाएगा बर्थ के समय। बात समझ गए? तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, बर्थ हार्मोन। दूसरा, इसे साथियों लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लव हार्मोन। लव हार्मोन यानी कि केवल कपल्स के बीच में नहीं, पति पत्नी के ही बीच में नहीं लव की बात की जा रही है। इसमें माता और बच्चे के प्रति, पिता और बच्चे के प्रति जो वात्सल्य की भावना है, दादी का पोते के प्रति जो वात्सल्य की भावना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, उसे लव हार्मोन इसीलिए कहा जाता है। उसमें भी लव जो प्यार शब्द है, जैसे गांव में कहते हैं मोह शब्द। तो जब मां को बच्चे की याद आती है ज्यादातर, तो उसके शरीर में देखा जाता है ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा सर्वाधिक है। लव हार्मोन ये बच्चे की मां को याद जब करता है तो बच्चे में ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ती है, लव हार्मोन। साथ में इलीगली तरीके से जो गाय भैंस, आप जो देखेंगे मवेशी जो गाय से और भैंस का दूध बेचते हैं, जो केवल गाय भैंसों को व्यापार के लिए पालते हैं, गाय भैंसों के दूध का ही व्यापार करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं गाय भैंसों में, ताकि उनकी जो मेमरी ग्लैंड है वो ज्यादा दुग्ध को निकाले। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ऑथेंटिक तरीका नहीं है। दूध को बढ़ाने के लिए उनके न्यूट्रिशन को बढ़ाओ तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अगर लगा के उनकी मेमरी ग्लैंड्स को उकसाया जा रहा है ताकि वो ज्यादा मिल्क सिक्रीट करें, ये तरीका गलत है। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट के द्वारा ऑक्सीटोसिन पर बैन भी लगाया जाता है। गाय भैंस की दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध का निष्कर्षण। बात समझ रहे हैं? यानी कि जो कैटल्स हैं उनके मेमरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रीशन की बात की जा रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि जो काऊ, बफेलो से या के मेमरी ग्लैंड के
मेमरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीशन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो काऊ बेफेलो के मेमरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये आपने ऑक्सीटोसिन का साथियों काम देख लिया। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला पहला हार्मोन है जिसको आपने समझा। दूसरा साथियों, अगर हम दूसरे हार्मोन की बात करेंगे तो उसका नाम है साथियों एडीएच। इसे एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एडीएच हार्मोन साथियों, इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ गए कि नहीं? साथियों बस इतना समझ लीजिए, एडीएच की मात्रा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 यूरिन में यूरिन में वाटर का अमाउंट। वाटर की मात्रा साथियों, अगर एडीएच की मात्रा बढ़ी तो यूरिन में वाटर की मात्रा कम हो जाएगी। एडीएच मतलब ये जब बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? घटेगी। एडीएच की कमी हुई तो यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये सर कैसे करता है? असल में साथियों एडीएच हमारे किडनी पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। किडनी जो होती है साथियों, ये जो किडनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये साथियों जो किडनी होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? किडनी की यूनिट को हिंदी में शायद मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। नेफ्रॉन अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर ये किडनी बनी होती है। नेफ्रॉन में जब आपको आगे हम बताएंगे तो इसमें बोमेन कैप्सूल होता है और हेनले लूप होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है और इस तरीके से यूरिन को बाहर किया जाता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की जब हम आगे बात करेंगे तो वहां हम बात करेंगे। बस इतना समझिए, नेफ्रॉन से मिलकर किडनी का निर्माण होता है और ये नेफ्रॉन क्या करता है? यूरिन का निर्माण, ब्लड से गंदे पदार्थों को छानता है, ब्लड को क्लीन करता है और उसे यूरिन में कन्वर्ट करता है। बात समझ गए कि नहीं? तो एडीएच, बस अभी इतना समझिए, एडीएच का अमाउंट बढ़ेगा तो यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। एडीएच कम हुआ तो यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो साथियों यहां विशेष करके क्या होता है, अगर एडीएच की कमी हुई, एडीएच का हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन मतलब समझते हो? हाइपोसिक्रीशन का मतलब समझते हो? अल्प श्रावण। अगर यूरिन का अल्प श्रावण हुआ, कम सिक्रीट हुई, अल्प श्रावण हुआ, अगर कम हुआ, एडीएच की कमी, जिसे हम हाइपोसिक्रीशन अल्प श्रावण कहते हैं, तो होगा क्या साथियों? यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ जाएगा। यूरिन में वाटर बढ़ जाएगा और जब वाटर बढ़ जाएगा, यानी कि वाटर कहां से ला रहा है? आसमान से तो ला नहीं रहा है, हमारे शरीर से ही तो वाटर निकाल रहा है। तो साथियों जो हमारा ब्लड होगा वो बहुत गाढ़ा होगा, क्योंकि हमारे ब्लड से क्या छन गया? ज्यादा वाटर छन गया, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। और अगर यही उल्टा कर दो, एडीएच का हाइपर सिक्रीशन कर दो, तो यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। सॉरी, हाँ, यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। ऐसे में हमारा ब्लड में वाटर रह गया, तभी तो नहीं निकला। और अगर वाटर हमारे ब्लड में रह गया तो हमारा जो ब्लड होगा वो पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये क्या काम कर रहा है? हमारे ब्लड को गाढ़ा और पतला करने में मदद कर रहा है। कौन? एडीएच। इनडायरेक्टली रूप से देखो ना भाई, एडीएच ने क्या किया? यूरिन में वाटर की मात्रा, तो वाटर ला कहां से रहा? ये हमारे शरीर से ही तो ला रहा है।
एडीएच का अगर हाइपो सिक्रीशन हुआ, कम हुआ, यानी कि यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ गया, यानी कि हमारे ब्लड में जो वाटर था वो यूरिन के रूप में निकला, तो हमारा ब्लड तो गाढ़ा हो जाएगा ना। और साथियों, जब ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारे मिनरल्स नहीं निकलते हैं, हमारे ब्लड में रहते हैं, वाटर निकल गया, तो ऐसे में एक गंभीर बीमारी भी होती है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस का संबंध इसी से। सर ये कैसे हो गया? देखो, यूरिन में बेटा वाटर निकल गया, यूरिन में क्या निकलना चाहिए? खराब मिनरल्स भी निकलने चाहिए, वाटर भी निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए, लेकिन यूरिन में वाटर का अमाउंट बढ़ गया और खराब जो मिनरल्स से बैड मिनरल्स थे वो हमारे ब्लड में रह गए। ऐसे में साथियों, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में रह सकती है, और जब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज बाहर निकलना चाहिए था यूरिन के थ्रू, वो नहीं निकलकर हमारे ब्लड में रहा, तो उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, क्योंकि ऐसे में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो जो डायबिटीज एडीएच की कमी से संबंधित होता है उसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। इसका संबंध किससे है? एडीएच की कमी से, यानी कि हाइपोसिक्रीशन से। बात समझ रहे? कमी से संबंधित। तो सर, डायबिटीज मिलेटिस हम लोग जो पढ़ते हैं वो बेटा उसका संबंध इंसुलिन से है। अभी आगे हम लोग जब पैंक्रियास पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब इसी में सब कुछ घाल मेल कर देंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब पहले इंसुलिन बताना हमें जरूरी है, बैंक कहां से निकलती है ये बताना जरूरी है, करती क्या है। असल में इंसुलिन केवल ओरली सुन लो, हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, सुन पाओ, अगर समझ पाओ तो ठीक है, नहीं तो आगे समझाएंगे ही। इंसुलिन पैंक्रियाज की बीटा सेल्स निकालती हैं। और साथियों, ये जो इंसुलिन होता है, ये हमारे शरीर में ब्लड में अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है, एक्सेस में जो ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर कर देती है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज नहीं बढ़ पाता। पहले इंसुलिन का काम तो समझो। पैंक्रियाज की बीटा सेल निकालती है, और इंसुलिन क्या काम करेगा? हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होगा साथियों, उसको ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर कर देता है। अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल नहीं पाएगा। ऐसे में साथियों, जो ब्लड में ग्लूकोज होगा उसकी मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ऐसे डायबिटीज को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। बात समझ में आए? तो इंसुलिन से जो संबंधित है वो डायबिटीज मेलाइटस है, और एडीएच की कमी से जो संबंधित है डायबिटीज इंसिपिडस है। साथियों, अगर यूरिन में वाटर, अब जो नहीं समझ पाए हैं इंसुलिन वाला, वो आगे अभी हम पैंक्रियास पढ़ाएंगे तो बहुत बेटर तरीके से, बेस्ट तरीके से समझ पाएंगे। यूरिन में वाटर अगर बढ़ जाएगा तो पॉलीयूरिया की भी दिक्कत होती है। पॉलीयूरिया यानी कि अतिरिक्त मूत्रता जिसे हम कहते हैं, पॉलीयूरिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पॉलीयूरिया आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पॉलीयूरिया का संबंध किससे है? पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया, इसे मूत्राधिक्य कहते हैं, या डाईयूरेसिस, यानी कि मूत्राधिक, मूत्राधिक, यूरिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा यूरिन। बात समझ रहे हैं? ऐसे में साथियों, एक आर्टिफिशियल एडीएच दिया जाता है। आर्टिफिशियल एडीएच समझते हो क्या होता है? पिट्रेसिन। आर्टिफिशियल, कि भैया ले लो पहले, इसकी दिक्कत सॉल्व करो, इसे हम बोलते हैं पिट्रेसिन। आर्टिफिशियल एडीएच होता है, पिट्रेशन दिया जाता है ताकि ये समस्या खत्म हो। पॉलीयूरिया कब होगी? साथियों, यूरिन में जब पानी का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि अभी तो सर बताए थे एडीएच की कमी से होता है, हाँ, तो एडीएच की जब कमी होगी तभी तो पॉलीयूरिया होगा यार, तभी तो यूरिन में पानी अमाउंट बढ़ेगा, तभी तो बार बार पेशाब जाना होगा। इसी को पॉलीयूरिया कहते हैं। बात समझ गए? आर्टिफिशियल पिट्रेशन दिया जाता है। ये बात समझ गए कि नहीं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, तो क्या क्या नाम आपने देखा भाई? इसका क्या नाम है? एडीएच का एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं। एडीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन यूरिन ऑफ वाटर। बात समझ रहे हैं? यूरिन
मतलब एक तरीके से यूरिन में वाटर का अमाउंट, इसको मैं दूसरे पेन से कर दूं और हाईलाइट कर दूं बेटा, तभी ये चीज समझ पाओगे। हाईलाइट कर देने से ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और जब हाईलाइट कर देंगे तो आपको याद भी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज याद है तो आप सारा चीज समझ पाओगे। बात समझ गए? तो एडीएच ने क्या किया ये मैंने आपको बता ही दिया। अब साथियों अगली चीज हम बात करेंगे, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन, इनकी बात करेंगे साथियों। इनसे दो हार्मोन निकलते हैं। एक तो देखिए, हार्मोन की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 9। आप यहां देखिए, ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया, एडीएच के बारे में बताया। गोनाडोट्रोपिन्स में कितने हो गए, 2 हो गए। तो एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये तो 4 हार्मोन आप कह सकते, गोनाडोट्रोपिन में 2 हार्मोन है। इसे एक भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, क्योंकि वो निकल रहे हैं ना। 2, एक 3, एक 4, और ये देखो ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां और नौवां। अब आइए साथियों गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में जरा सीखते हैं। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, साथियों गोनट्स के विकास में, मतलब देखो, मेल मेल में साथियों क्या होता है, पुरुषों में वृषण पाया जाता है। जो पुरुष जननांग है उनको हम वृषण बोलते हैं, वृषण। बात समझ गए? और इसे हम टेस्टिस के नाम से भी पुकारते हैं। जबकि वहीं फीमेल की बात करें तो उसमें अंडाशय पाया जाता है, ओवरी जिसे आप कहते हैं। अब ये जो ओवरी होता है, ये जो टेस्टिस है, बात समझ पा रहे हैं, ओवरी और टेस्टिस। एक मिनट साथियों, ये टेस्टिस जो है वृषण या अंडाशय, ये मादा जननांग है, पुरुष जननांग, जननांग। और फीमेल में, यानी कि इसको आप कह सकते हैं मादा जननांग। ये मानव की बात कर रहे हैं, जनना, अंडाशय। अंडाशय में साथियों ओवरी का निर्माण होता है, ओ सॉरी, ओवरी में ओवम का निर्माण होता है। समझ गए कि नहीं? और टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, शुक्राणु। क्या बोलते हैं इसको? शुक्राणु, शुक्राणु का निर्माण। और इसको हम क्या कहते हैं? अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। तो यही अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं और युग्मक बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और ऐसे चाइल्ड का जन्म होता है। एम्ब्रियो बनता है, फिर उससे चाइल्ड बनता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इतना तो सभी आप जानते हैं। तो बात यह है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जिसमें 2 हार्मोन रिलेट हैं साथियों, जिसमें 2 हार्मोन होते हैं। एक एफएसएच होता है, समझ रहे हैं? एक एफएसएच होता है और एक एलएच होता है। इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग। और इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एफएसएच और एलएच दोनों मिल जाएं तो बनाते हैं क्या? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। क्या बनाते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। एफएसएच एलएच दोनों ही स्पर्म और ओवम के विकास में हेल्प करते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं ये दोनों मादा जननांग और पुरुष जननांगों के विकास में हेल्प करते हैं। साथियों फीमेल हार्मोन होता है, जब आगे अभी चलकर पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। और मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसके विकास, इसके द्वारा
मादा जननांगों और पुरुष जननांगों को विकास में सहायता करते हैं। बस इसमें एक लाइन यही याद रखना है, ये दोनों बोथ हार्मोन, ये दोनों मादा तथा पुरुष जननांग के विकास में हेल्प करते हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों यानी कि बोथ, दोनों का मतलब बोथ हार्मोन, मतलब बोथ हार्मोन हेल्प इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आपको नोट नहीं करना है, ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखो, फीमेल हार्मोन मैंने ओरली बताया है, अभी आगे हम इसकी बात करें, विरिलिज्म और गायनेकोमास्टिया के समय इसकी बात करेंगे। अभी तो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम आपको बता दिए। इसके विकास में पूरी तरीके से इनका बहुत बड़ा रोल होता है साथियों, बहुत बड़ा रोल होता है। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब आगे अगर हम देखें, तो ये चीज तो आपने बहुत बेहतर तरीके से, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, दो हार्मोन आपने देख लिया। अब कौन सा हार्मोन है यहां पर आप देख सकते हैं। हमने जिक्र किसके कर लिया? ऑक्सीटोसिन, एडीएच, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि चार हार्मोन के बारे में पढ़ चुके। अब जो हार्मोन है उसमें कुछ कुछ केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। जैसे साथियों, आपसे पूछा जाए एमएसएच का क्या काम है, एमएसएच, तो बस इतना समझिए, इसके फुल फॉर्म को आप बहुत अच्छे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करेगा? साथियों, स्किन में मिलेनिन पिगमेंट होता है। स्किन में आपकी जो त्वचा होती है, इसमें क्या होता है? मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट। आपने सुना होगा, मिलेनिन यदि ज्यादा है तो त्वचा डार्क होती है, और यदि मिलेनिन कम है तो त्वचा क्या होती है? लाइट होती है। यानी कि गोरी त्वचा के लिए मिलेनिन कम का होना जरूरी है, और मतलब काली या डार्क त्वचा के लिए क्या होनी चाहिए? मिलेनिन ज्यादा होनी चाहिए। आप कभी धूप में खड़े हो तो आपने सुना होगा सन टैनिंग। तो सन टैनिंग या स्किन टैनिंग, स्किन टैनिंग में क्या होता है, जो जैसे आप ज्यादातर गर्मियों में केवल हाफ स्लीव का, हाफ बाह का क्या पहनते हो? शर्ट टी शर्ट पहनते हो आप। तो जब शर्ट टी शर्ट हाफ बाह का होगा या हाफ स्लीव का होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी ये वाला जो स्किन है, इधर वाला जो स्किन है, सन की रेडिएशन पड़ने के कारण वो ब्लैक होने लगती है या काली होने लगती है। इसका मेन कारण है कि सन के लाइट को डायरेक्ट स्किन पे ना पड़े, डायरेक्ट स्किन को डैमेज ना करे, इसके लिए मेलानिन पिगमेंट बढ़ जाते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेलानिन क्या काम करता है? मेलानिन साथियों त्वचा के कलर को डिसाइड करता है। तो मेलानिन त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। यानी कि साथियों, स्किन कलर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है मेलानिन पिगमेंट, ये करता है। तो ये क्या काम कर रहा है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है। स्किन में मिलेनिन पिगमेंट, यहां लिख लो, स्किन में मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत? मिलेनिन पिगमेंट को कंट्रोल करने का मेन काम। अब साथियों, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, ये जरूर लिख लेना, मिलेनिन पिगमेंट यदि मिलेनिन की मात्रा यदि ज्यादा है, मिलेनिन की मात्रा यदि ज्यादा है और मिलेनिन की मात्रा यदि कम है, तो यहां पर स्किन की जो कलर होगा, स्किन कैसा होगा साथियों? स्किन डार्क होगा। और इसमें स्किन कैसा होगा? लाइट होगा। स्किन कैसा होगा? लाइट होगा। ये जरूर आप नोट कर सकते हैं। आप स्किन लाइट होगा, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यदि कमी है तो? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। साथियों होता क्या है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, देखो ये जैसे हमारा गला है, इस गले में यहां पर मौजूद है थायराइड ग्लैंड। यानी कि जो हमारे गले की ट्रैकिया होती है, विंड पाइप, उस पर थायराइड ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, T3 एंड T4, दो हार्मोन है। बेसिकली तीन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन भी है, लेकिन मेजरली जो आप 90% देखते हैं T3 T4 वाला है पोर्शन। उसमें भी 90% T4 है, T3 कम है। तो साथियों थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन को हार्मोन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्ड, मैं बोल दे रहा हूं पूरी इंग्लिश में, इट कंट्रोल्ड द T3 T4 हार्मोन विच सिक्रीट बाय थायराइड ग्लैंड्स। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेसिकली यही काम करता है। तो ये T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं, अभी जब थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बेसिकली बस इतना समझ जाइए, ये हमारे थायराइड ग्लैंड बीएमआर को कंट्रोल करता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। कोई चीज बनना है, कोई चीज टूटना है, इसको कंट्रोल करता है। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को यह भी बोला जाता है कि यह मेंटल ग्रोथ और बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे। देख रहे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब साथियों ACTH, यानी कि एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। ये क्या काम करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। साथियों ये क्या करता है, हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है, कहोगे एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है, ये जैसे हमारी किडनी है, बात को समझिएगा। ये हमारी किडनी, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड, ट्रायंगल शेप की एक ग्लैंड होती है साथियों, इसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। इसका एक भाग होता है, बाहरी भाग होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी कि अधिवृक्क। इसे कौन सी ग्लैंड कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। उसका जो कॉर्टेक्स भाग है, ग्लैंड का नाम क्या है हिंदी में, अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो साहब अधिवृक्क ग्रंथि के दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, अधिकांश नाम इंग्लिश में है। तो साथियों एड्रीनल कॉर्टेक्स, देखो ये दो हार्मोन, अंदर वाला मेडुला है, बाहर वाला कॉर्टेक्स है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हार्मोन, इसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जब एड्रीनल ग्लैंड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। वैसे कॉर्टिसोल है, समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे एंड्रोजन्स हैं, ये बहुत सारे हार्मोन। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन या सिक्रीट होने वाले हार्मोन, हार्मोन को कंट्रोल करता है। चाहता तो मैं केवल ओरली बोलकर चला जाता, ओरली बोल के पढ़ाते हुए निकल जाता, वो आपको बहुत अच्छे से, आपको कई लोग ऐसे हो जाते नोट्स प्रॉपर बना नहीं पाते, तो यहां पर आपको नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। PDF लीजिए, पढ़िए। बात समझ पा रहे हैं? MSH, TSH, ACTH आपने समझ लिया। एड्रीनल ग्लैंड साथियों हमारी किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब इसके भी दो भाग हैं, जैसे बीच वाला क्या है, कॉर्टेक्स। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो ये देखिए, ये कॉर्टेक्स अंदर वाला, बाहर वाला कॉर्टेक्स है और अंदर वाला मेडुला है, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया कॉर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल कर रहा है, ये आपने देख ही लिया। तो आपने देखा चार हार्मोन पहले, तीन हार्मोन ये, चार तीन सात। और साथियों दो हार्मोन के बारे में और हमको डिस्कशन करना है। तो ये आपने देख लिया हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन वगैरह, इनके बारे में आपने समझ लिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में समझ लिया। अब साथियों PRL बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है साथियों, PRL। इसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये क्या काम करता है, सीधी सीधी बात समझिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन साहब क्या काम करता है। ये साथियों फीमेल में ह्यूमन फीमेल में स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, बात समझ रहे हैं, इसीलिए इसे मेमरी ग्लैंड या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। सिक्रीशन मतलब स्राव। जैसे हमारी ऑक्सीटोसिन करती थी, कुछ उसी तरीके से भी ये हार्मोन काम कर रही है। ऑक्सीटोसिन मेल और फीमेल दोनों में ये काम करती थी। ऑक्सीटोसिन में, सॉरी, मेल फीमेल कह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये हमारे जानवरों में और ह्यूमन दोनों में काम करती थी, लेकिन पीआरएल प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये केवल स्त्रियों में यानी कि ह्यूमन फीमेल की बात की जा रही है यहाँ। माधव सॉरी मानव के मादा में बात की जा रही है। इसमें जानवरों के मादाओं के बारे में बात नहीं हो रही है, यानी कि ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है, मिल्क सिक्रीशन को बढ़ाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी मतलब बर्थ हार्मोन आप कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन ना हो तो ये भी बर्थ हार्मोन है। बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये मिल्क सिक्रीशन को बढ़ा रही है। ये आपने देख लिया। उसके बाद साथियों सोमैटोट्रोपिक हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, या ग्रोथ हार्मोन जिसे आप कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन आप कहते हैं। इसका मेन का काम है साथियों, असल में इसका मेन काम है मेंटल एंड बॉडी ग्रोथ। अब इतना हिंदी मीडियम वाले समझते होंगे, मानसिक और शारीरिक वृद्धि। समझ रहे हैं, मानसिक व शारीरिक वृद्धि के लिए यह हार्मोन जरूरी है। और ये मेनली क्या काम करता है, अगर इसकी कमी हो जाए, यानी कि इसके बोला जाता है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन तो साथियों बहुत गंभीर इसमें समस्या हो जाती है। इसमें चाइल्ड में चाइल्ड में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम डॉर्फिज्म कहते हैं, बौनापन। बौनापन और एडल्ट में सीमोन डिजीज, सीमोन रोग या साइमन रोग कहते हैं एडल्ट में। बच्चों में और वयस्कों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। एडल्ट मतलब इतना तो जानते होगे, लिख दे रहा हूं भाई, कोई वज्र हिंदी मीडियम होगा तो भी समझ में आ जाएगा। सीमोन डिजीज, बौनापन और सीमोन रोग, मतलब इसमें बौनापन, जैसे बच्चा की हाइट नहीं बढ़ेगी, मांसपेशियां में मतलब मांसपेशियां विकसित तो हो जाएंगी, लेकिन शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। एडल्ट में साथियों क्या होता है, ग्रोथ तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ग्रोथ तो हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम से रिटार्डेड होगा, यानी कि उसके मस्तिष्क रोग होगा उसको, इसकी कमी अगर हो जाए तो। अधिकता में साथियों क्या होता है, अधिकता हो जाए अगर, हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अधिकता यानी कि हाइपर सिक्रीशन हो, तो इसमें जो चाइल्ड होता है उसमें एक गंभीर समस्या आ जाती है, जिजेंटिज्म, यानी कि साथियों अतिकायिक प्रॉब्लम आ जाएगी, अतिकायिकता की।
और जो एडल्ट होगा साथियों, एडल्ट, उसमें एक्रोमेगाली, जैसे ग्रेट खली को एक्रोमेगाली डिजीज है, एक्रोमेगाली, इसको तो एक्रोमेगाली ही बोलते हैं। अतिकायिकता, इन दोनों में प्रॉब्लम यही होगी, विजाइंटिज्म अतिकायिकता यानी कि शरीर अभी छोटा ही है, मांसपेशियों का विकास बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब शरीर भद्दा लगेगा एक तरीके से देखेगा, जिस हिसाब से उसका मेच्योरनेस होनी चाहिए, विकसित होना चाहिए शरीर, उस हिसाब से विकसित नहीं होगा। एडल्ट में भी यही समस्या होगी। एक्रोमेगैली का मतलब शरीर बहुत मेच्योर नहीं है, लेकिन इसमें जो आपके कपोल होंगे वो ज्यादा उभरे होंगे, ये जो मतलब फ्रंटल पार्ट है ये उभार इसमें आ जाएगा। एक हाथ की लंबाई ज्यादा, एक हाथ की लंबाई कम, एक पैर की लंबाई ज्यादा, एक पैर की लंबाई कम, इस तरीके की समस्या आ जाएगी। तो चाइल्ड में और एडल्ट में ये समस्या आ जाती है। तो साथियों, हमने शायद सभी हार्मोन के बारे में देख लिया, एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने एमएसएच के बारे में बात कर लिया, टीएसएच ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया है। ऑक्सीटोसिन, कोई तो बचा तो नहीं, मिलेनो देखो, एसीटीएच के बारे में, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले से मिलेनोसाइट वाला ग्रोथ हार्मोन हमने देख ही लिया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया क्या है इसमें। गोनाडोट्रोपिक में टेस्टिस ओवरी के विकास में एफएसएच एलएच की बात हमने कर ही लिया, एफएसएच और एलएच, एडीएच के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में, प्रोलैक्टिन के बारे में। उम्मीद है साथियों एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट टू आपको बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 9 हार्मोन जो रिलीज होते हैं उनके जिक्र हमने अच्छे से किया है। बात समझ में आ रहा है? उसको मैंने अच्छे तरीके से बताया है आपको। तो इस तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है। देखो, समय जरूर लग सकता है सिलेक्शन में, लेकिन आप सही से अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन भले 1-2 साल लग सकते हैं, पेशेंस रखना पड़ेगा और हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, कूद कूद के पढ़ रहे हो, समझ रहे, कभी ये सीख लिया कभी वो सीख लिया, तो मतलब सिलेक्शन में तो बहुत समय लगेगा। यानी कि आपको 5-6 साल, 8-10 साल भी लग सकते हैं, ऐसे मैंने देखा है लोगों को तैयारी करते हुए लाइब्रेरी में। तो आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, उसी का बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे, तो आपका अच्छे से कोर्स भी हो जाएगा और कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। साथियों, अगर शेयर मतलब सेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और लाइक कर दिया करिए। थैंक यू।